सबको स्क्रीन शो हो रही है। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स है। और हमने देखना है कि एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं हमारे पास इकोसिस्टम में, और जो एनर्जी कैसे फ्लो करती है हमारे इकोसिस्टम में। तो जो कंपोनेंट्स है वो हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ लिया था। ठीक है, कौन कौन से दो कंपोनेंट्स थे हमारे पास, बायोटिक और बायोटिक और एबायोटिक। 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 हाँ जी, एक मिनट, ये स्लाइड। हाँ जी, तो सबसे पहले मेजर कंपोनेंट कौन से इकोसिस्टम के, सबको पता है, पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया है, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स और कंपोनेंट्स मिलके ही इकोसिस्टम में क्या करते हैं, इकोसिस्टम का सर्कल चलाते हैं। और ऑर्गेनिज्म क्या अपनी एक यानी कि फूड का क्या करता है फूड की चेन चलती है। एक एनर्जी, एक ट्रॉफिक लेवल से जो एनर्जी है वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक क्या होती है, शिफ्ट होती है। So ecosystem contain living and non-living components. Some organisms produce the nutrients they need. Others get their nutrients by consuming other organisms, and some recycle nutrients back to producers by decomposing the waste and remains of organism. यानी कि कुछ हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, और कुछ हैं जो उनसे कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे इनका क्या करता है, जिस जिसको फूड का जो जो है उनका प्रोसेस, वैसे वो अपनी फूड बायोटिक और बायोटिक फैक्टर से क्या करते हैं, हासिल करते हैं। अब नॉन का इसमें हमारे पास लिविंग है, नॉन लिविंग है। ठीक है, बायोटिक में हमारे पास लिविंग कंपोनेंट आता है, नॉन लिविंग आते हैं। ए होता है विदाउट और बायो होता है लाइफ। ठीक है, जो ए बायोटिक है उसमें हमारे पास वाटर है, विदाउट लाइफ एयर है, न्यूट्रिएंट्स है, रॉक्स है, हीट और सोलर एनर्जी। मगर ये क्या है, लिविंग के लिए क्या है, जरूरी है। उसके बाद है बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक में हमारे पास कौन से आ रहे हैं, लिविंग कंपोनेंट्स आ रहे हैं। और वो कंपोनेंट्स आ रहे हैं जो कभी लिविंग थे मगर अब क्या हो गए, डेड हो गए हैं। उसमें डेड ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, और डेड ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट्स भी आ जाते हैं, और वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। अब ये है इस एक फ्लो एनर्जी का किसी एक फील्ड में दिखाया हुआ है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक लाइफ को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, सन से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। लाइट से जो हमारे पास है प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं, अपने फूड प्रिपेयर करते हैं। उनको कौन कौन खाते हैं, उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स को क्या सेकेंडरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या करते हैं, जब डेड हो जाते हैं तो उनको डिकम्पोज क्या उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं, और वो दोबारा क्या अर्थ और सॉइल में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और उनको दोबारा प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, एज अ न्यूट्रिएंट्स अपने फूड में दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये क्या था, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम बना रहे हैं। वो कह रहे हैं डिफरेंट स्पीशीज एंड देयर पॉपुलेशन ग्रो अंडर डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। अब कोई भी स्पीशीज है, किसी भी एरिया में रह रही है, उसको अपने बॉडी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए, डिफरेंट लाइट चाहिए, डिफरेंट फूड चाहिए। ठीक है, कुछ एनिमल्स जो है वो ज्यादा गर्मी में सर्वाइव कर जाते हैं, मगर कुछ है जो ज्यादा गर्मी में सर्वाइव नहीं करते, उनको टेम्परेचर क्या चाहिए, लो लो चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। तो इसलिए क्या है, डिफरेंट इनको इनके जो है फिजिकल और केमिकल कंडीशन सबके लिए क्या होती है, डिफरेंट्स होती है। Each population in an ecosystem has a range of tolerance to variation in the physical and chemical environment. अब कोई भी population है, ठीक है, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको सरवाइव करने के लिए एक ना चीजों की बैलेंस अमाउंट की जरूरत होती है। किसी भी चीज की एक्सट्रीम है, ठीक है, या वो उसकी कमी है, वो क्या होती है, नुकसानदेह होती है। यानी कि कोई भी हमारे पास केमिकल है, ये कोई भी चीज है, अगर वो अमाउंट में बहुत ज्यादा हो जाएगी तब भी वो नुकसानदेह है, और अमाउंट में अगर वो बहुत ही कम हो जाएगी तब भी वो क्या है, नुकसानदेह है। तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि आपकी बॉडी को जिस चीज की जितनी रिक्वायरमेंट है आपको उतनी ही मिले। अगर वो उसका रेशियो ज्यादा होगा या कम होगा तो वो क्या होगा, हार्मफुल होगा। इसी तरह वो कह रहे हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में कोई भी एनिमल रह रहा है तो उसको अपने सर्वाइवल के लिए जो एक चाहिए होती है फिक्स अमाउंट, तो वो क्या कहती है, उसको क्या कहते हैं, रेंज ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। कुछ अपना अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग मैम जी। टॉलरेट कर देते हैं। जी जी, मैम जी, रेंज ऑफ टॉलरेंस का बताइएगा। रेंज ऑफ टॉलरेंस क्या होती है, किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की कोई भी सकत होती है। ठीक है, अब एक पॉपुलेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वो अपनी सराउंडिंग में एक
अगर कोई फिश रह रही है तो उसे अब टेम्परेचर है, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या करेगी, सर्वाइव करेगी। वो उसका क्या है, रेंज ऑफ टॉलरेंस है, यानी कि उतनी रेंज है किसी भी चीज को टॉलरेट करने की, उस टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की। अगर वो टेम्परेचर उस यानी कि जो उसका रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा हो जाएगा, तब भी फिश की पॉपुलेशन पे होगा, क्या होगा, असर होगा। और अगर उससे कम हो जाएगा तो तब भी उस पे क्या होगा, उसकी पॉपुलेशन पे इफेक्ट होगा, क्योंकि उसे एक स्पेसिफिक अमाउंट में चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं, रेंज ऑफ टॉलरेंस, बर्दाश्त करने की जो भी रेंज है जिसमें वो अच्छे से उसकी पॉपुलेशन ग्रो कर जाती है, उसे रेंज ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। तो ये या तो वो कह रहे हैं कि कुछ स्पीशीज ने अपने जेनेटिक मेकअप की वजह से भी कोई फैक्ट चेंज किया हुआ है अपनी जीन्स, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है या कोई भी इन्वायरमेंट फैक्टर है वो टॉलरेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्पीशीज। अब यहाँ उन्होंने वही एग्जांपल बताई हुई है फिशेज की, ठीक है। अब ये ना, हाँ, इस साइड पे टेम्परेचर क्या है, वाटर टेम्परेचर जोन क्या है, दैट साइड पे क्या है, हाई टेम्परेचर है, और ये लेफ्ट साइड पे टेम्परेचर क्या है, लो है। मगर अब ये देखें, जो फिशेस की पॉपुलेशन है ना, वो ऑप्टिमम रेंज पर वो पॉपुलेशन क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उतना ही टेम्परेचर है जितना कि फिश की पॉपुलेशन को अपनी पॉपुलेशन ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ इनकी पॉपुलेशन की नंबर्स क्या है, अबंडेंस है, ठीक है। मगर जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता जाता है, उसमें पहले तो क्या होता है, जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आती है। जब बॉडी, फिश की बॉडी जब टेम्परेचर यानी कि ऑप्टिमम से ज्यादा हो रहा है, तो उनकी फिश की बॉडी क्या जा रही है, स्ट्रेस में जा रही है। मगर अभी भी फिशेज हैं, मगर क्या है, लो नंबर्स में है। पहले जो ऑप्टिमम से है उसमें ज्यादा है, और जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा, स्ट्रेस की वजह से उनके नंबर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और जैसे ही इनटॉलरेंस की रेंज आ जाएगी, मतलब कि टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, वो सर्वाइव ही नहीं कर सक रहे, तो वहां पे उनकी क्या होगी, पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऐसे ही ये लेफ्ट साइड पे है कि जैसे ही टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, बॉडी उनकी स्ट्रेस में चली जाएगी, नंबर्स उनके क्या हो गए, फिश के कम हो जाएंगे। मगर जैसे ही बहुत ज्यादा यानी कि लो होगी, एक्सट्रीम पे चली जाएगी, तो वो भी क्या होगा, जोन ऑफ इनटॉलरेंस होगा, वहां पे इनकी फिश की पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इनको एक एनवायरनमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, अपनी स्पीशीज की अपनी बका के लिए जरूरी है कि वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, उनको वो ऑप्टिमम चीजें मिले, ऑप्टिमम रेंज में रहेंगे तभी वो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब ये देखें, सेंटर में क्या आ रहा है, नंबर ज्यादा है, मगर साइडों पे जब थोड़ा सा टेम्परेचर लो हो रहा है या हाई हो रहा है, तो नंबर्स कम हो रहे हैं, मगर थोड़ी सी फिशेस सरवाइव कर रही है। अब जो ये फिशेस सरवाइव कर रही है, इन्होंने क्या किया है कि इन्वायरमेंट के साथ साथ अपने जेनेटिक मेकअप में चेंज कर लिया, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है, सरवाइव करने की सकत रख रही है इस टेम्परेचर में भी। मगर जैसे ही वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, रेंज टेम्परेचर हाई है, लो, तो वहां पे वो क्या हो जाएगी, स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी उस इकोसिस्टम में। आगे है लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर क्या है, किसी भी चीज ग्रोथ के लिए किसी भी एनिमल को लिमिटिंग फैक्टर चाहिए। जैसे कि भाई आपको बताया कि किसी भी चीज की एक्सट्रीम हो जाएगी तो क्या है, वो भी नुकसानदेह है, और कम हो जाएंगे तो तब भी क्या होगी, उनकी वो जो सर्वाइवल है वो रुक जाएगा। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है, ऐसे फैक्टर यानी कि फैक्टर एक लिमिट तक हो। ठीक है, अगर वो लिमिट से एक्सेस हो जाएगी या उनका वो शॉर्टेज हो जाएगी, तब भी वो क्या है, वो वहां पे उस इकोसिस्टम में वो स्पीशीज या वो पॉपुलेशन क्या करेगी, सरवाइव नहीं कर सकती। अब देखिए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में उन्होंने बताया हुआ है, प्रेसिपिटेशन, सॉइल, न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, ये क्या है, ये लिमिटिंग फैक्टर्स हैं वहां पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में किसी भी पॉपुलेशन को सरवाइव करने के लिए। अब देखें, जो न्यूट्रिएंट्स हैं किसी भी जमीन में, अगर वो बहुत कम हो जाएंगे तो प्लांट तो ग्रो करेगा ही नहीं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी मिट्टी है, ठीक है, उसमें फास्फोरस की जो अमाउंट है वो बहुत कम है, इतनी है ही नहीं कि वो उनको प्लांट को क्या करे, ग्रो करवा सके। जबकि उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फर्टिलाइजर्स, वो क्या है, सारे अपनी पूरी अमाउंट में मौजूद है। मगर जब एक भी किसी भी केमिकल की अमाउंट कम होगी या ज्यादा होगी, तो क्या होगी, ग्रोथ रुक जाएगी। इसके अलावा टेम्परेचर है, ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगी, वो वाटर वेपर ज्यादा एवेपोरेट होंगे, और पानी की अगर रिक्वायरमेंट कम होगी तो वैसे भी वो प्लांट की क्या है, ग्रोथ रुक जाएगी।
अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में बताया हुआ उन्होंने टेम्परेचर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, डिसॉल्व ऑक्सीजन और सैलिनिटी। ये क्या है, ये लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, ये जितने उनकी बॉडी को रिक्वायर है उतने ही चाहिए। अगर ये कम होंगे, ये ज्यादा होंगे तो फिर ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, सप्रेस कर जाएगी मैम जी, टेम्परेचर। जी जी। ये डीओ का आपने क्या बताया, डिजोल्व? डिसॉल्व ऑक्सीजन, पानी के अंदर जो जी। यानी कि जो प्लांट्स या एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, वो जो ऑक्सीजन यूज करते हैं उसको डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, तो वो उनको क्या है, अपने सर्वाइवल के लिए ये सारे फैक्टर्स क्या है, लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। अगर इनकी अमाउंट इनको जितनी बॉडी की को रिक्वायर्ड है उतनी नहीं मिलेगी तो उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, सुप्रेस हो जाएगी। अब उन्होंने कहा है कि इसका किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। टू मच और टू लीटर ऑफ एनी एबायोटिक फैक्टर कैन लिमिट और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन इवन इफ ऑल द फैक्टर्स आर एट और नियर द ऑप्टिमम रेंज ऑफ टॉलरेंस। वही कह रहे हैं कि अगर वो एबायोटिक फैक्टर्स में हमारे पास जो भी आ रहा है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, टेम्परेचर आ रही है, सनलाइट आ रही है, डिसॉल्व ऑक्सीजन आ रही है, या कोई कोई और भी है एबायोटिक फैक्टर्स, तो उनको क्या चाहिए, वो कह रहे हैं कि एक लिमिट में चाहिए। टू मच और टू लीटर क्या हो जाएंगे, उनके जो पॉपुलेशन के को क्या कर, उनकी ग्रोथ को क्या कर देंगे, प्रिवेंट कर देंगे, रोक देंगे, चाहे उनके वो ऑप्टिमम ऑप्टिमम रेंज के अंदर है या नहीं है। वन वे इन विच पॉपुलेशन कंट्रोल इज अचीव, यही वो लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, जिसके वजह से जो पॉपुलेशन का क्या है, कंट्रोल अचीव हो गया। अगर यानी कि कम होगी या ज्यादा होगी तो वही ना उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, इफेक्ट हो जाएगी। अब जो हमारे पास इकोसिस्टम में लिविंग कंपोनेंट्स में उसमें ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल किस बेस पे हैं, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में है। जो प्रोड्यूस सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल है वो क्या है, प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, फोटोट्रॉफिक होता है जिसमें हमारे पास प्लांट, एल्गी, एक्वेटिक प्लांट्स और फाइटो प्लैंकटन आ रहे हैं, जो कि क्या करते हैं, लाइट के जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए उनको क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कि केमिकल्स को यूज करते हैं, क्या करते हैं कि कीमोसिंथेसिस करते हैं, अपने फूड क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आ जाते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। इसमें क्या आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, थर्ड एंड हायर लेवल कंज्यूमर्स, और उसके बाद ओमनीवर्स आते हैं। फिर डीकम्पोजर्स हैं। डीकम्पोजर्स में हमारे पास क्या आएंगे, बैक्टीरिया और फंजाई। उसके बाद है ड्यूटरस फीडर्स और डेट्रीवोर्स। ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं उनको कहते हैं ड्यूटरस फीडर्स और डेट्रीवोर्स। इनमें क्या आ जाती है, माइट्स आ जाती है, अर्थवर्म, इंसेक्ट आते हैं, कैटफिश आती है, स्कवेंजर्स लाइक वल्चर्स। ठीक है, स्कवेंजर्स भी क्या क्या होते हैं, जो किसी भी फैक्टर की वजह से कोई एनिमल की वो डेथ हो जाती है, तो जो गिद्ध है वो उनको आके, वो स्कवेंजर्स होते हैं, उनके क्या मीट को क्या करते हैं, खाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, एनवायरनमेंट से उनकी क्या होती है, जो बाकी बच जाते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इस तरह ये क्या हो जाते हैं, एनवायरनमेंट में दोबारा ये न्यूट्रिएंट्स सोल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में क्या होते हैं, दोबारा ऐड हो जाते हैं। अब ये दिखाया हुआ है कि एक लॉज है वुड का। ठीक है, एक वुड का कटा हुआ तन है। अब अगर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है, डिकम्पोज नहीं होगा, तो ये तो ये तो चीजें रिसाइकल होंगी नहीं, तो ये तो साइकिल अर्थ का इकोसिस्टम का चलेगा ही नहीं। तो उन्होंने यहाँ एक वुड के लॉज की एग्जांपल दी हुई है कि ये एक जब कटा हुआ है ना, तो सबसे पहले इसमें क्या होंगे, डेट्रिस फीडर्स आएंगे जिसमें बीटल हॉर्न्स है। ठीक है, बार्क बीटल्स है। ये क्या करते हैं, ये जो सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है, ये थोड़ी बेहतर हालत में है वुड की ना लॉज। मगर जैसे जैसे डेट्रीवोर्स आएंगे, इसको खाएंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे, इसके ऑर्गेनिक मैटर या को इनऑर्गेनिक में चेंज करेंगे टाइम के साथ साथ, ये क्या होगी, ये एंड एंड पे आते आते ये क्या होगी, पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। क्योंकि एक एनवायरनमेंट में अगर ये रहेगी तो ये क्या होगी, डिकम्पोज होती रहेगी, और एंड पे किस फॉर्म में आ जाएगी, पाउडर पाउडर की फॉर्म में आ जाएगी। और जब पाउडर की फॉर्म में आएगी तो वो ये अर्थ में, सोल में, ये क्या हो जाएगी, दोबारा ऐड हो जाएगी, और इसको दोबारा क्या हो जाएगा, प्लांट जमीन के जरिए, वाटर के जरिए अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज करेंगे। तो इस तरह कोई भी चीज हमारी यानी कि अर्थ में डिकम्पोज होती है और दोबारा क्या हो जाती है, जमीन में शामिल हो जाती है और रिसाइकल होती है। वो कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म यूज केमिकल एनर्जी टू स्टोर इन ग्लूकोज एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड टू फ्यूल देयर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगी, ग्लूकोज बनेगा, वो अपनी फूड प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उनको कंज्यूमर्स खाएंगे और वो क्या करेंगे, वो अपनी फूड प्रिपेयर करेंगे। वो कह रहे हैं इन मोस्ट सेल एनर्जी रिलीज बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन यूज हो रही है,
though the steps differ, the net chemical reaction is essentially the opposite of the photosynthesis. ठीक है, एरोबिक रिएक्शन वो कह रहा है कि थोड़े से स्टेप मिलते हैं मगर इनके थोड़ी से फोटोसिंथेसिस से क्या होती है, ऑपोजिट होती है। उसके अलावा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन होती है जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। इसमें हमारे पास मिथेल एंड प्रोडक्ट बनता है, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन और सल्फाइड। अब आगे हमने पढ़ना है एनर्जी फ्लो कि हमारी इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो करता है और एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक कैसे पहुंचता है और कैसे इसको क्या कहते हैं यूज करते हैं। वो कह रहे हैं ecosystem and the biosphere are sustained through a combination of one-way energy flow from the sun through the system and nutrient cycle of की मटेरियल विद इन दैम। अब जो एनर्जी फ्लो है ना, उसके दो मेन फैक्टर्स है। एक है वन वे एनर्जी फ्लो, वो क्या कहाँ से एनर्जी आ रही है, सन से आ रही है, ठीक है, और वो सन से एनर्जी आएगी, प्लांट्स यूज करेंगे, ठीक है, उसके बाद वही ट्रॉफिक लेवल चलते जाएंगे और उनको दूसरे कंज्यूमर्स कंज्यूम करते रहेंगे और ऐसे एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक क्या होती रहेगी, शिफ्ट होती रहेगी। और दूसरा क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल्स। न्यूट्रिएंट साइकिल्स में हमारे पास कौन से आते हैं, वाटर साइकिल आता है, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, जो आप लोगों ने शुरू से पढ़े हुए हैं वो है, जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो क्या कहते हैं, पूरी यानी कि इकोसिस्टम में क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है। तो आज हम पढ़ेंगे जो इसमें लेक्चर में हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है एनर्जी फ्लो पढ़ना है। वो कह रहे हैं these two principles of sustainability arises from structure and function of natural ecosystem, law of conservation of matter and law of thermodynamics। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि कोई भी जो हमारे पास एनर्जी है वो ना तो बनाई जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, मगर वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में शिफ्ट हो जाती है। जैसे कि एक एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक ये एनर्जी शिफ्ट होगी। अब ये दिखाया हुआ है, इसमें सबसे पहले हमारे सोलर एनर्जी आ रहा है, ठीक है, सोलर एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, उसको क्या कर रहे हैं, प्लांट्स यूज कर रहे हैं, वो क्या है, प्रोड्यूसर्स। अब जब प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स खाएंगे, ठीक है, तो जो एनर्जी है वो जितनी प्रोड्यूसर से थी वो कंज्यूमर में क्या होगी, डिक्रीज होके जाएगी, ठीक है, आधी एनर्जी हीट की फॉर्म में वो होगी, निकल गई, और जो जब जिस पे वो फीड करेंगे वो प्रोड्यूसर से जो एनर्जी लेंगे वो कम होगी। ऐसे ही जैसे कि फिर जैसे डिकम्पोजर्स आएंगे, वो कंज्यूमर्स को खाएंगे, मगर जो एनर्जी का लेवल है वो डिकम्पोजर में होता कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या हो गई है, खत्म हो गई है, और कुछ उन्होंने क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। ऐसे ही ये पूरा साइकिल चलता जाएगा। वो कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर वाइटल पार्ट ऑफ अर्थ नेचुरल कैपिटल। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं होंगे तो डिकम्पोजिशन ही नहीं होगी, तो जो चीज डेड है वो डेड वैसे ही इन्वायरमेंट में रहेगी, वो खत्म ही नहीं होगी। तो इसलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ का जो नेचुरल कैपिटल है उसमें बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। उसमें हमारे पास बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, फाइटोप्लैंक्टन है। अब जो एनर्जी फ्लो है वो कैसे होता है, जो एनर्जी फ्लो है वो इकोसिस्टम में या तो फूड चेन के जरिए होगा या फूड वेब्स के जरिए होगा। Energy flow ecosystem in food chain and food web, the amount of chemical energy available to organism at each succeeding feeding level decrease। जैसे जैसे हमारे पास ट्रॉफिक लेवल आता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी का लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी कुछ हीट की और कुछ रेस्पिरेशन की सूरत में क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी। इसलिए जो नेक्स्ट लेवल आएगा उसमें क्या होगी, एनर्जी का लेवल क्या होगा, कम होगा। Chemical energy stored as nutrients in the body and waste of organism flow through ecosystem from one trophic level to the another. A food chain sequence of organism, each of which serve as a source of food or energy for the next. Food chain की definition है, food chain primarily through photosynthesis, feeding or decomposition. Food web, complex network of interconnected food chain. अब ये हमारे पास एनर्जी का फ्लो दिखाया हुआ है ट्रॉफिक लेवल से। सबसे पहले सोलर एनर्जी आई है, प्लांट्स ने यूज की है, मगर जितनी एनर्जी आई है 1% आती है। अब 1% में से जितनी 0.1% किसने की, प्लांट्स ने यूज की, बाकी क्या होगी, हीट की सूरत में क्या होगी, वेस्ट होगी। उसके बाद उसको ये क्या आया, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, सेकंड में क्या होगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे, हर्बीवोर्स आएंगे जो प्लांट को खाएंगे, मगर जो एनर्जी होगी जो प्रोड्यूसर से आगे सेकेंडरी ट्रॉफिक सेकंड ट्रॉफिक लेवल तक आएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हीट की सूरत में क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। ऐसे जैसे जैसे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल आता जाएगा, जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो क्या करता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा।
अब है बायोमास, द ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म मैटर कंटेन इन इट्स ऑर्गेनिज्म। किसी भी बॉडी का जो ड्राई वेट है उसको क्या कहते हैं, उसका बायोमास कहते हैं। केमिकल एनर्जी स्टोर इन बायोमास इज ट्रांसफर अप द फूड वेब। ठीक है, अब ये जो बायोमास है जो ट्रांसफर होता है ट्रॉफिक लेवल से फूड वेब के जरिए। वो कहते हैं डिक्रीज इन एनर्जी अवेलेबल एट ईच सक्सीडिंग ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ज्यादा होते जाएंगे, एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि मैम जी, एनर्जी वेस्ट भी होगी जी। ये बायोमास का बताएगा किससे ट्रांसफर होता है? बायोमास नहीं, किसी बायोमास कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का जो ड्राई वेट होता है ना, ठीक है, अगर उसमें से लिक्विड या एवेपोरेट होके, यानी कि जो लिक्विड की वाली चीज है वो निकाल दी जाए, जो बिल्कुल वो ड्राई वेट रह जाए उसका, वो उस बॉडी का क्या कहलाता है, बायोमास में कहलाता है। अब जो बायोमास है, ठीक है, वो क्या, उसमें क्या होती है, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। जब ये बायोमास को कंज्यूम करते हैं, ये खाते हैं, तो ये कैसे ऐसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक शिफ्ट हो जाता है। मगर अगर कोई उसको खा रहा है तो उसका जितना बायोमास का जो वो है ना एनर्जी लेवल, जो उसको खा रहा है वो क्या होगा, उसे उतना नहीं मिलेगा, उसे कम होके मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ उसमें हीट की वजह से क्या होगा, वो इन्वायरमेंट में ही वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह जैसे जैसे हमारे पास ट्रॉफिक लेवल चलते जाएंगे, ये क्या होगी, एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ecological efficiency, percentage of usable chemical energy transferred as biomass from one trophic level to another। ठीक है, यूजेबल ऐसी एनर्जी जिसको यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए या अपनी किसी भी बॉडी के फंक्शन के लिए बायोमास की फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। और ये वही बात है, वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक क्या होती है, शिफ्ट होती है। अब देखें, जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, मतलब कि एक प्रोड्यूसर में वो 100% एनर्जी है, तो वो कंज्यूमर्स में, प्राइमरी कंज्यूमर्स में वो 2 से 40% तक शिफ्ट होगी, वो पूरी 100% शिफ्ट नहीं हो रही। तो मगर वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम 2 से 40 है, मगर जो एवरेज है ना वो 10% है। तो हम यही काउंट करते हैं कि जो 10% एनर्जी है वो अगले ट्रॉफिक लेवल में क्या होती है, शिफ्ट होती है। जैसे कि अगर प्रोड्यूसर्स में वो 100 है, तो कंज्यूमर्स में वो क्या आ जाएगी, 10 जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ये देखें, ये बताया हुआ है कि 10% इकोलॉजिकल एफिशिएंसी आगे, आगे हर ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होगी। अब प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, प्लैंकटन है, अगर उन्होंने बताया हुआ 10,000 एनर्जी है, मगर जब वो प्राइमरी कंज्यूमर तक ट्रांसफर होगी तो क्या होगी, कुछ हीट की सूरत में वो क्या होगी है, वेस्ट हो गई है, और जो प्राइमरी तक जाएगी वो 1000 जाएगी, यानी कि 10,000 का 10% जा रही है। सेकेंडरी कंज्यूमर में जाते जाते वो क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 100 किसका 10% है, 1000 का। और टर्शियरी कंज्यूमर तक वो जाते जाते 10 रह जाएगी। ऐसे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, यानी कि ट्रॉफिक लेवल्स में, तो एनर्जी क्या हो जाता है कि एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी क्या हो रही है, कुछ रेस्पिरेशन में वेस्ट हो रही है, कुछ हीट में, कुछ एवेपोरेशन की वजह से ये क्या आ रही है, वेस्ट हो जाती है। जो अगर आगे ट्रांसफर होती है वो कितनी होती है, 10% होती है। Ultimately, the biomass of an ecosystem depend on the amount of energy captured and stored by a producer। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है, कोई भी एनर्जी जो आपने कैप्चर की है, ये प्रोड्यूसर ने या स्टोर की है। अब जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, अब ये आपने टर्म याद रखनी है और इसकी फुल फॉर्म भी, द रेट एट विच एन इकोसिस्टम प्रोड्यूसर कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ग्रोस, ठीक है, जो भी एनर्जी आएगी सोलर से, प्लांट्स लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे अपनी केमिकल एनर्जी। केमिकल यूज करते हैं फूड की प्रिपरेशन के लिए, तो उसको सोलर एनर्जी के लिए जरूरी है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, केमिकल एनर्जी में। तो उस रेट को क्या कहते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। वो कहते हैं यूजुअली मेजर इन एन एनर्जी प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका क्या है, किलो कैल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में इसको मेजर करते हैं। अब आगे हमारे पास, टू स्टे अलाइव प्रोड्यूसर मस्ट यूज सम ऑफ स्टोर केमिकल एनर्जी फॉर देयर ओन रेस्पिरेशन। ठीक है, जो उन्होंने एनर्जी स्टोर यूज की होती है वो किसके लिए, अपनी ही जरूरत के लिए यूज करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। ये हमारे पास ग्रोथ था, जीपीपी। अब हमारे पास है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रेट एट विच प्रोड्यूसर यूज फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस एंड स्टोर एनर्जी माइनस द रेट ऑफ विच दे यूज एंड स्टोर एनर्जी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि एनपीपी क्या है, जीपीपी में से, ग्रोथ में से वो एनर्जी माइनस कर दी जाए जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में वो यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या आती है, नेट आती है। इनके जो टोटल है वो क्या है, ग्रोथ है। मगर ग्रोथ क्या है, वो आगे से यूज भी कर रहा है अपने फंक्शंस के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए।
तो जो नेट आती है टोटल जो बचती है उसके पास, वो ग्रोथ में से रेस्पिरेशन वाले एनर्जी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक लाइफ जोन डिफर इन देयर एनपीपी। अब जो इकोसिस्टम एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है, उन पे क्या है, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या करती है, डिफर करती है। अब जो इक्वेटर से पोल तक वो कम होती जाएगी, एस्ट्रीज में ये हाई होती है, अपविलिंग जहाँ पे वाटर मूवमेंट होती है, वहाँ पे भी ये क्या होती है, डिफर करती है। ओपन ओशन में क्या होती है, लो एनपीपी होती है, मगर उनका जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वो हाई होती है। अब जो डेजर्ट्स वगैरह है, उनमें क्या होगी, एनपीपी की अमाउंट कम होगी। क्यों होगी, कि वहां पे पानी क्या है, कम होता है, प्लांट्स कम होते हैं, तो वैसे ही वहां पे जो एनर्जी है वो कम ही प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए, और ओपन ओशन, ओपन सरफेस एरिया क्या होता है, ओपन होता है, इसलिए क्या होती है, वो वाटर वेपोरेट होता रहता है, और लो एनपीपी क्या होती है, लो होती है। अब ये इसमें बताया हुआ है, दोनों इकोसिस्टम का कंपैरिजन किया हुआ है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक का। टेरेस्ट्रियल में देखें, स्वैम और मार्शेस वगैरह में क्या है, एनपीपी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर प्लांट्स की क्या अमाउंट सबसे ज्यादा है। और डेजर्ट्स में आके ये क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी कम है, प्लांट्स कम है, तो वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी क्या करते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। अब इक्वेटिक इकोसिस्टम में भी, एस्टरेज में क्या है, एनपीपी की अमाउंट सबसे ज्यादा हाई है, मगर ओपन ओशन में आके क्या हो रही है, ये लो होती जा रही है। Should be clear that the plant's NPP ultimately limit the number of consumer that can survive on the earth. ठीक है, प्लांट की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या कर देती है, लिमिट कर देती है कंज्यूमर्स को अर्थ पे सरवाइव करने के लिए। अब हम भी क्या है, कंज्यूमर्स हैं। तो वो कह रहा है कि जो ह्यूमन है ना, वो जो टोटल एनर्जी है उसका 20 से 32% वो क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इकोलॉजिस्ट एस्टिमेटेड दैट ह्यूमंस यूज वेस्ट और डिस्ट्रॉय अबाउट 20 to 32% ऑफ अर्थ टोटल पोटेंशियल एनपीपी। वो कह रहे हैं कि मगर जो ह्यूमंस का बायोमास है ना, वो 1% है पूरी अर्थ पे। इनके सारे इकोसिस्टम ला लिए जाए, प्लांट्स को, एनिमल्स को, कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो हमारे पास है, इंसेक्ट्स को, मैमल्स को, उसमें जो ह्यूमन है वो उन पूरी अर्थ में 1% पाया जा रहा है, मगर फिर भी वो कितनी एनर्जी जाया कर रहा है, 20 से 32%, जो कि बहुत ज्यादा है उसके, यानी कि जो वॉल्यूम के लिहाज से, क्योंकि नंबर तो उनके 1% है, मगर एनर्जी वो बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहा है। तो ये एनर्जी फ्लो था। और अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, बायो केमिकल साइकिल्स पढ़ेंगे।